सर ये कप वाले बस ठीक ही बोल लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। रेस्ट लिया तो बच्चे, पर एक्चुअली बहुत दिन से बाहर का खाना खाते खाते ना मेरा इम्यूनिटी को उड़ा दिया। जनरली मैं बाहर खाना पसंद नहीं करता, बट और कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। बोल रहे थे कि बैठने की जगह नहीं है, बच्चे भाग गए क्या कुछ? एक अच्छा, थक गए होंगे काफी ना पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? ये आई थिंक यस। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पढ़ा रहा था। मैंने आपको टिश्यू के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई हैं। फिर मैंने बताया कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो आपके टू टाइप्स के हैं। एक वो टिश्यू जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग फेज पे रहते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू। कोई पूछता है डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक में डिवीजन की कैपेसिटी होती है और दूसरे में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं, ठीक है। दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। है भी वो श्रीलंकाई सॉन्ग सुने हो कि नहीं? क्या बात है। किसने बोला? और किसको अच्छा लगता है? म्यूजिक अच्छा लगता है, लिरिक्स अच्छा लगता है? लिरिक्स। क्या बात है। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तुम्हारे क्लास में सारे बॉयज ही हैं, एक बच्ची है, बाकी कहाँ चली गई? जनरली जो बायोलॉजी वाला ब्रांच है ना पूरा, यहाँ पे आपको गर्ल्स का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होता है। जो इंजीनियरिंग वाला है उसमें आपको बॉयज का प्रोपोर्शन दिखेगा, बट हमारे केस में उल्टा है। यहाँ पे बड़ा इत्तेफाक अलग है कि यहाँ पे ज्यादा बॉयज दिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो हम देख रहे थे कौन सी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक दिखाया है? ओके, तो यहाँ पे लिख दो कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है
दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, दे हैव कैपेसिटी, या इस तरह से लिखो, दे आर कंटिन्यूसली, दे आर प्रेजेंट इन कंटिन्यूएशन कंटिन्यू ये लिख दो, स्टेट ऑफ डिवीजन एंड यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो, दे लॉस्ट द कैपेसिटी टू, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो परमानेंट सेल्स जो है या परमानेंट टिश्यू जो है उनमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं आपको ये हेडिंग डलवाऊं पहले, से पहले हम एक और चीज लिख लेते हैं कि ध्यान दो, ये सपोज कर लो क्या है, सीड है, ठीक है। सीड के अंदर मैं आपको पहले ही स्ट्रक्चर बता चुका हूं कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका एम्ब्रायो देखने को मिलेगा। मैं ऐसे ही रफली से बना दे रहा हूं, मुझे बस मेन चीज है आपको बताना कि क्या चीज है। तो एम्ब्रायो जब ये बना है तो यहाँ पे जो है एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान एक मेरिस्टेम ऑलरेडी बन रखा है। उस मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। एम्ब्रायनिक, या आप ये बोलो कि ये जर्मिनेट करेगा जब, ठीक है, जब जर्मिनेशन ऑफ सीड होगा, ठीक है, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड में यहाँ पे इनएक्टिव स्टेज पे क्या भरे हुए हैं, प्रोमेरिस्टेम्स, ठीक है। ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है जिनको बस इंडक्शन की जरूरत है। जैसे ही उनको इंडक्शन ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे उनमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, प्रोमेरिस्टेम, और ये प्रोमेरिस्टेम किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, या सीधे मेरिस्टेम भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। या इस तरह से बच्चे लिखो, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो बहुत सारे टाइप के हैं, आप सीधे लिखो प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम्स में प्राइमरी मेरिस्टेम्स में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं ये क्या बनाएंगे, पहले सेकेंडरी बना दो, ठीक है, ये बनाएंगे पहले परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अच्छा, ये जो प्रोसेस है प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू या परमानेंट टिश्यू बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो एक जगह और आएगा जब मैं ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप ये मान के चलो कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है उससे जो परमानेंट टिश्यू बनने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ओके, परमानेंट टिश्यू बन गया, जैसे पेरेन्काइमा बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आपको पता है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, डिवीजन कैपेसिटी का फर्क है। यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग स्टेज पे है और उन्होंने अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर दिया है। अगर मैं सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप ये बोल सकते हैं कि ईदर दे आर प्रेजेंट इन G0 स्टेज या अरेस्ट हो गए हैं किस स्टेज पे, और अरेस्ट एट G1 स्टेज। यही दो सिचुएशन हो सकती है जहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें डिवीजन की कैपेसिटी फिलहाल नहीं है, बट समटाइम्स कुछ परमानेंट सेल्स क्या करती हैं,
रीगेन कर लेती हैं अपनी डिवीजन कैपेसिटी को। ठीक है, रीगेन कर लिया अपनी, मतलब ये जो अरेस्ट थी G1 स्टेज पे या ये G0 स्टेज से वापस से कहां पे आ गई, सेल साइकिल पे आ गई। मैंने ऐसे बताया था ना कि ये आपका सेल साइकिल है, अगर आप ये मानते हो। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये M फेज है, बाकी का ये आपका G1 है, ये S है, ये G2 है। ठीक है, तो जैसे ही इस जगह पे आती है तो सेल्स क्या होती हैं, सेल्स डिवाइड करके दो सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, अब तो अगर तो ये यहां से निकल के बाहर चली गई, मतलब ये मत बोल देना कि वो एक चक्कर पे चल रही है और वहां से निकल गई। ठीक है, वो अर्थ नहीं है जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही, वैसे नहीं, हमने एक समझने के लिए बोला कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है अगर उसको छोड़ दिया उस पैटर्न को, ठीक है, तो वो बेसिकली उसको बोलोगे G0 स्टेज पे चली गई। ठीक है, या हो सकता है कि वो हो तो G1 ही स्टेज पर क्या हो गई, वो अरेस्ट हो गई, अरेस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चेंज आएगा जिससे वो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को क्या कर लेगी, रिज्यूम कर लेगी, रीगेन कर लेगी। ठीक है, तो जब परमानेंट टिश्यू से वो कुछ सेल्स जो है अपनी डिवीजन कैपेसिटी को रीगेन कर लेती हैं, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये किस टाइप की मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, या सेकेंडरी मेरिस्टेम बोल सकते हो, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोसेस है परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने को, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी ये क्वेश्चन सारे पूछे जा चुके हैं, इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर क्या करेगा, इसका फिर वही काम होगा, बना ही इसलिए है क्योंकि वो डिवाइड करके बहुत सारी परमानेंट सेल्स को बना सके। ठीक है, तो ये बना, फिर से स्टार्ट कर दिया इसने परमानेंट सेल्स बनाना, तो इस प्रोसेस को फिर से क्या बोलोगे आप, रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि दोबारा से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, रीडिफरेंशिएशन। तो ये बात तुमको समझ में आई कि ये जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो के अंदर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भरी हुई हैं जो कि कब बनी थी, एम्ब्रायनिक स्टेज में। प्रोमेरिस्टेम का मतलब क्या है, ये वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स कब बनी थी, जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद ये जब सीड जर्मिनेट किया, तो जर्मिनेट करने के दौरान उसको फिर से क्या करना था, डिवाइड करना था, तो ये प्रोमेरिस्टेम चेंज हो गई प्राइमरी मेरिस्टेम में, और प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बना, क्या हुआ, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। वो मैं लिखाऊंगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला साइकिल लिखो, बाकी के नहीं लिखेंगे, तो मैंने एडवांस में बता दिया तुम्हें। हाँ बच्चा एक कहाँ गया वो, हाँ वो पूछ रहा था कि काइटिन क्या है, होमो पॉलीसेक्राइड या हेटेरोपॉलीसेक्राइड। मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी ने तो कुछ नहीं लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। एनसीईआरटी ने लिखा है क्या कुछ इस तरह से, एनसीईआरटी ने तो कुछ लिखा ही नहीं है, एनसीईआरटी ने तो सिर्फ लिखा है कि ये पॉलीसेक्राइड। एक तो जो चीज एनसीईआरटी में लिखी नहीं है उसके लिए परेशान मत हुआ करो, पहली चीज। दूसरा, चलो परेशान हो गए हो तो मैं बता दे रहा हूं पहले ही कि कुछ बुक्स इसको हेटेरोपॉलीसेक्राइड लिखती हैं और कुछ क्या लिखती हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। ओके, अब जो है क्या कहते हैं, मैं दोनों का लॉजिक बता देता हूँ, हेटेरोपॉलीसेक्राइड क्यों लिख रहा है और होमोपॉलीसेक्राइड। ज्यादातर बुक्स इस पे जाती है हेटेरोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, क्यों, कि काइटिन एक है क्या, एमाइनो ग्लाइकोसाइड है, या ग्लूकोसाइड बोल लो। ठीक है, कौन सी है एमाइनो ग्लाइकोसाइड, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन-एसिटाइल ये एक यूनिट है पूरी, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसी नाम की बहुत सारी जो है क्या कहते हैं यूनिट मिलके क्या बनाई है,
ठीक है, तो अगर आप नैम की यूनिट को इस तरह से ध्यान दोगे तो ये आपकी सारी होमोजीनियस है, तो इसको आप बोल सकते हो क्या, होमोपॉलीसैकेराइड। बट उनका लॉजिक जो जो हेट्रो बोल रहे हैं उनका लॉजिक क्या है, ये जो नैम अकेले बनी है इसका एसिटाइलेशन हुआ है, इसके साथ एक ग्रुप जोड़ा गया, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, और साथ में क्या जोड़ा गया, एमाइनो एसिड जोड़ा गया इसके साथ में, तो वो अपने आप में ही क्या हो गया, हेट्रो हो गया। तो इस वजह से बोलते हैं कि ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। और अगर आप ऐसे देखोगे तो ये क्या है, और इसी वजह से एनसीईआरटी बहुत चुपचाप बच के निकल गया है, उसने लिखा ही नहीं है, ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जनरली एनसीईआरटी मतलब कोशिश करता है, एनसीईआरटी के जो ऑथर्स बैठे हुए हैं वहां पे, इस तरह का कोई कंट्रडिक्शन क्रिएट ना हो, ठीक है। अगर वो लिख देता कि होमोपॉलीसैकेराइड है तो 4 लोग ऑब्जेक्शन कर देते, हेट्रो भी लिखता तब भी ऑब्जेक्शन करते, उसने लिखा ही नहीं, और इसलिए आप भी आजाद रहे, ठीक है, आपसे नहीं कोई पूछने वाला। टूमेंस वगैरह में शायद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ टूमेंस, ये आपके मॉड्यूल्स वगैरह में लिखा होगा, मॉड्यूल्स में हेट्रो लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, कि होमो लिखा, हेट्रो लिखा सर, देख लेना एक बार। चलो, तो मैं आपको वापस से लाता हूँ। अच्छा, और एक चीज यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग, कि आपका जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है, मैंने इस तरह से बोला ना कि ये जो प्रो मेरिस्टेम है ये बनाया क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या डेवलप हुआ, अगर आप पूरा देखोगे प्लांट, नया प्लांट देखोगे, ठीक है, तो आपको इस तरह से उससे लीव्स निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है, उससे लीफ निकलती हुई नजर आएंगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये जितना भी पार्ट अभी देख रहे हो, ये जितना भी पार्ट देख रहे हो, चाहे लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, ये सब किससे बना हुआ है अभी फिलहाल, प्राइमरी टिश्यू से, ये सब प्राइमरी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स है, ठीक है, वो क्या डेवलप करता है, प्राइमरी टिश्यू, ठीक है, या प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, इनिशियल, ओके। अच्छा, ये लीफ, स्टेम एंड रूट्स को मैंने एक दिन और पहले बताया था, ये क्या है, ऑर्गन। तो आप इस तरह से ये भी बोल सकते हो कि जो इनिशियली ऑर्गन डेवलप हुए हैं जर्मिनेटिंग सीड के बाद, जैसे ही प्लांट बना, ठीक है, वो बेसिकली जो है किससे डेवलप हुए हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी टिश्यू बना रहा है और प्राइमरी ऑर्गन बना रहा है, ठीक है, रूट स्टेम लीफ जो भी बन रहे हैं। तो ये चीज दिमाग में रखना, इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना कि ये स्टोरी होती है कि ये प्रोमेरिस्टेम्स जो कि ऑलरेडी एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान बन चुके, फिर ये प्राइमरी मेरिस्टेम बना, ठीक है, इसने डिवीजन स्टार्ट किया, और डिवीजन स्टार्ट करने के बाद इसने परमानेंट सेल्स बनाए, ठीक है, परमानेंट टिश्यू बनाए, तो जिससे लीफ, स्टेम, रूट बने एंड प्राइमरी टिश्यू, मतलब पहले प्राइमरी टिश्यू बनेगा, टिश्यू मिलके आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, सारे टिश्यू मिलके ही तो ऑर्गन बनाते हैं ना। तो पहले प्राइमरी टिश्यू बने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बने, उन्होंने फिर लीफ, स्टेम, ऑर्गन बनाए, ठीक है। तो इसका अगर तुम सेक्शन काटोगे, बच्चे जिनको भी स्नीजिंग हो रही है वो थोड़ा मास्क पहन के रखें। तो अगर इसका आप सेक्शन काटोगे तो इसमें कितनी लेयर्स आपको दिखेंगी, स्टेम का ही काटा है बच्चे मैंने, रूट का नहीं काटा है, ठीक है, ये मान के चलो कि यहाँ से मैंने सेक्शन काट दिया, ठीक।
तो ये जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है दैट विल बी द एपिडर्मिस। ये बीच का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। ये जो अंदर वाली फिर से लेयर दिख रही है, बताओ, एंडोडर्मिस, ठीक है। और ये वाला जो लेयर है पूरा का पूरा, ये सब ये क्या है, वेस्कुलर। मतलब मेजर मेजर चीजें मैंने लिख दी। और भी चीजें लिखना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सारी चीजें आपको मेजरली दिखेंगी किसमें, क्योंकि ये प्राइमरी टिश्यू है, अभी प्राइमरी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे सिर्फ क्या हुई है अभी तक, प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ में इतनी सारी चीजें आपको अंदर दिखने को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा था, हाँ चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, also known as मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम क्या है, लोकलाइज रीजन ऑफ प्लांट where the cells are present in continue division phase, या इस तरह से लिखो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग फेज, ठीक है। ये मतलब वो लोकलाइज रीजन है प्लांट का जहां पे जो सेल्स हैं वो किस स्टेज पे कंटिन्यूअसली प्रेजेंट होती हैं, डिवाइडिंग फेज पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें हम, ओके, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। और ये जो लोकलाइज रीजन है, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये स्पेशलाइज्ड है, किस चीज के लिए, फॉर डिवीजन, स्पेशलाइज फॉर डिवीजन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वैसे मैंने उस दिन डिस्कस कर दिया था कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सिर्फ लिखाना लिखाना बाकी है हमारा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट लिखा हुआ है पर फिर भी लिख दो, ठीक है। स्मॉल इन साइज, दूसरा prominent and large nucleus। तीसरा पॉइंट मुझे पहले ही लिखा देना चाहिए था बट फिर भी चलो यहीं पे लिखा रहा हूं कि जो सेल्स एंड टिश्यू के अंदर, शांत रहो, सेल्स जो इनसे जो है टिश्यूज के अंदर हैं
वो इमेच्योर हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल है। बहुत ध्यान से रखना कि ये सेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। अगर डिफरेंशिएटेड होंगी तो क्या हो जाएगा, दे लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो आप पहले ही लिख दो यहाँ पे कि दीज सेल्स आर undifferentiated and immature cells। ये चीज पूछी जा सकती है फिलहाल कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, वो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, फोर्थ, इनके अंदर वैक्यूल्स, चूंकि फूड स्टोरेज होना ही नहीं है, ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या होगी, absent होगी, वैक्यूल्स absent। ओके, जो सेल वॉल है वो कैसी होगी, थिन होगी। लिख दो ओनली, या इस तरह से लिख दो, सेल वॉल इज थिन एंड प्राइमरी इन नेचर। सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, या इस तरह से लिख दो, एंड प्राइमरी सेल वॉल ओनली, प्राइमरी सेल वॉल। ओके, cell wall is made up of only cellulose, made up of only cellulose, सिर्फ सेलुलोज की बनी हुई है। अगर आप थोड़ा सा और भी लिखना चाहते हो तो जैसे प्लास्टिड्स वगैरह यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे या तो प्रोप्लास्टिड स्टेज पे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लास्टिड, क्योंकि इनका काम फूड सिंथेसिस थोड़ी है, फोटोसिंथेसिस थोड़ी है। ठीक है, इनका काम सिर्फ क्या है, सेल डिवीजन करना। तो या तो लिख दो प्लास्टिड्स आर ईदर absent or proplastids are present or proplastic। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि सेल्स का साइज छोटा है तो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाती है, तो इसकी वजह से वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो आप लिख दो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। ठीक है, ड्यू टू, किसकी वजह से, क्लोज पैकेजिंग या कॉम्पैक्ट पैकेजिंग। इससे ज्यादा करेक्टरिस्टिक क्या करोगे जान के, इसमें से दो चार ठो इंपॉर्टेंट है, बाकी बेकार है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सलवाल भी माइट बी चांसेस इंपॉर्टेंट है, और ये रख लो, ये इंटरसेलुलर बाकी। तो अब आते हैं क्लासिफिकेशन वाले पार्ट पे। सर इंटरसेलुलर के बाद वो क्या क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट ड्यू टू क्लोज पैकेजिंग, या आप कॉम्पैक्ट पैकेजिंग लिख दो। ओके। Types of meristematic tissue, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स। तो कई सारे बेसिस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन,
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक्चुअली इसको अगर आप ध्यान में इस हिसाब से रखोगे, टाइम ऑफ ओरिजिन, कि जब इसका ओरिजिन हो रहा था तो लाइफ स्टेज किस लाइफ स्टेज पे था, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर आप बात करोगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं? प्रो एम्ब्रायो को मैंने पहले लिखा दिया, तुमको बता दिया है, मैं यहाँ नहीं लिखा रहा, ठीक है। या जहां पे आपने प्रो एम्ब्रायो लिखा है वहीं पे छोटा सा लिख लो, वहां पे लिख दो ये जो प्रो एम्ब्रायो है, सॉरी प्रो एम्ब्रायो कह रहा हूँ, प्रो मेरिस्टेम है, ये प्रो मेरिस्टेम डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक स्टेज। एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान ये जो है डेवलप हुआ। तो ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है। दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम में आप लिख दो दिस मेरिस्टेम डेवलप अर्ली इन लाइफ, ठीक है। जो प्लांट की लाइफ साइकिल है या प्लांट की जो लाइफ स्टेजेस हैं उसमें ये पहले डेवलप हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम है, यहां पे आप ये लिख दो कि डेवलप लेटर इन लाइफ, ठीक है, बाद में डेवलप हुआ, ठीक है। तो जो पहले डेवलप हुआ उसका नाम प्राइमरी रख दिया गया, और जो बाद में डेवलप हुआ उसका नाम क्या रख दिया गया? सेकेंडरी। अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप प्राइमरी मेरिस्टेम के दो, तो जैसे एपिकल मेरिस्टेम आपका ये कौन सा है? प्राइमरी है। इंटरकैलरी और भी देना चाहते हो तो दे दो एक और, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में आप एग्जाम्पल देना चाहो तो जैसे कॉर्क कैम्बियम, फैसिकुलर कैम्बियम, क्या दिक्कत है भाई मुझे बताओ? किसमें? इंटर फैसिकुलर या फैसिकुलर कैम्बियम आप लिख लो, इसी को लिख दो, यही है इंटर। अब खुश हो? और भी है पर मैं लिखा नहीं रहा हूं। चलो, तो एक तो ये हो गई। दूसरा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम किस लोकेशन पे प्रेजेंट था उसके बेस पे थ्री कैटेगरी पे क्या किया गया हो? क्लासिफाई किया गया। अब एक है आपका इस बेस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये हो गए आपके, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिकल मेरिस्टेम। कुछ नहीं है, जो मेरिस्टेम
एपेक्स पार्ट ऑफ द प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हो? एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम में आपको दो मिलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, एक सूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एक रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। ये बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो जो प्राइमरी ग्रोथ है प्लांट की, अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखाया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल, बच्चे अगर थोड़ी सी जगह होगी तो यहाँ पे लिख दो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन लेंथ। तो यहाँ पे ठीक है, ग्रोथ, ज्यादा फिजिक्स ना बताओ मुझे, वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इन लेंथ। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ग्रोथ इन विड्थ। मतलब जो थिकनेस है किसकी वजह से बढ़ती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो प्लांट की थिकनेस है, गर्थ, इसको गर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो कुछ पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे, बना लेते हैं। पहले आप हेडिंग डाल दो, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे लिख दो मेरिस्टेम्स which present at root and shoot apex known as apical meristem। ओके, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मेरिस्टेम्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपका होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट रूट एपेक्स। अच्छा, एक चीज ध्यान देना कि अगर मैं लोकेशन बताऊं किसकी, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स की, तो ये सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है। ठीक है, कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है ये सब टर्मिनल है इन पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है,
इसके आगे क्या प्रेजेंट है? रूट कैप। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। और ये क्या है? रूट कैप। तो ये कैसा हो गया? सब टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये टर्मिनल पार्ट ना होके सब टर्मिनल पार्ट पे। पर अगर कभी क्वेश्चन आए कि रूट एंड एपिकल मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एट, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा जो है डिस्टेंट पोजीशन पे, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंट सबसे ज्यादा दूर जो है, या टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक है। हाँ, अगर रूट एपेक्स स्पेशली करके आता है और सब टर्मिनल आंसर दिया है, तो आंसर फिर सब टर्मिनल ही होगा। तो इसके लिए तो आपको पता ही है कि ये तो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहां से लिख सकते हो लोकेटेड एट डिस्टेंट मोस्ट पार्ट ऑफ सूट, और आगे इस तरह से लिख दो टर्मिनल इन पोजीशन, टर्मिनल इन पोजीशन। मुझे इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, प्रोटोडर्म है। दिस इज हीरोम, दिस इज, एक मिनट रुकना बच्चे, मुझे चेक करना पड़ेगा। दिस इज पेरीब्लेम एंड प्रोटोडर्म। तो अपनी कहा स्टोरी मत स्टार्ट किया करो। इसे नाम चेंज कर दो इसका। दिस इज कॉर्टेक्स, दिस इज सेंट्रल सिलेंड्रिकल।
रूट कैप इनिशियल्स। ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी पे बना हुआ है। ठीक है, आप एनसीईआरटी ओपन कर लो या तो ये यहाँ पे। तो ये पिक्चर में ABC करके वैसे मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप ध्यान में रखना इस चीज को कि कौन सा प्रोटोडर्म है, कौन सा सेंट्रल सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और कौन सा बाकी का पार्ट है। ठीक है, तो ये आपके रूट कैप इनिशियल सेल्स हैं। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, या आप इसको बोल सकते हो क्या, सॉरी, रूट एपिकल मेरिस्टेम्स है। ठीक है, ये आप जान ही रहे हो कि ये क्या है, रूट कैप है। तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये रूट एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है। रूट एपिकल मेरिस्टेम्स मैंने बताया कि ये कौन से सेल्स हैं, दे आर डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स क्या बना रही हैं कि अपेक्स पार्ट ऑफ द बनाती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैं और आपको दिखा दूं तो ये कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये जिसको हम इनिशियल्स ऑफ रूट कैप इनिशियल्स बोल रहे हैं, इस तरह से आप बना सकते हो ये सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स बनी किससे है, ये बेसिकली बनी है रूट एपिकल मेरिस्टेम से। ठीक है, इनको कई बार हम बोलते हैं डर्मेटोजन। एक्चुअली डर्मेटोजन यही वाला पार्ट नहीं है, ये अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये पूरा क्या है, ये डर्मेटोजन। ठीक है, डर्मेटोजन के ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डेवलप कर दूं तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, अच्छा। तो जो डाइकॉट है, इन केस ऑफ डाइकॉट फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप, फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप का फॉर्मेशन अकर्स वाया डर्मेटोजन। ठीक है, कौन करता है, डर्मेटोजन का। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है, रूट कैप इनिशियल्स। ठीक है, बनी है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल से। बट इन केस ऑफ मोनोकॉट के केस में क्या होता है, मोनोकॉट यहाँ पे जैसे ये हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक और लेयर डेवलप हो जाती है, एक और लेयर डेवलप हो गई। अच्छा, ये ऊपर वाली लेयर कौन सी है, डर्मेटोजन। ये है डर्मेटोजन, और ये वाली लेयर इसको बोलते हैं कैलिप्टोजन। क्या बोलते हैं, कैलिप्टोजन। कैलिप्टोजन। ठीक है, डर्मेटोजन हो गया, कैलिप्टोजन हो गया। जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल है वो कहाँ पे, वहां पे। ठीक है, तो
कैलिप्टोजन, यहां पे लिख दो इन केस ऑफ मोनोकॉट, कैलिप्टोजन इन्वॉल्व in formation of रूट कैप। रूट कैप के फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व है? कैलिप्टोजन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैलिप्टोजन कोई वो लेयर तो है नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हो या इस तरह से हो। तो इसके पीछे सपोज कर लो कैलिप्टोजन डैमेज हो गया, कैलिप्टोजन क्या हो गया? डैमेज हो गया। वैसे तो जब तक है तब तक रूट कैप का फॉर्मेशन करता रहेगा, मान लिया डैमेज हो गया, क्योंकि वो क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। तो उस दौरान क्या होगी, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पूरा का पूरा जोन बोल सकते हो इसको, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो? क्विसेंट जोन। क्विसेंट जोन। और इस क्विसेंट जोन पे सेल्स कैसी होती हैं? इनएक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, इनएक्टिव सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड बिल्कुल नहीं करती, हर तरह से इनएक्टिव होती है, ठीक है। एक तो उनका जो सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हुआ पड़ा है, दूसरा उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत लो लेवल पे चल रही है, ठीक है। तो द जोन इनएक्टिव, इस तरह से लिख दो जरा सा, द जोन ऑफ इनएक्टिव सेल्स, ठीक है। तो ये जो क्विसेंट सेल्स है, अगर कैलिप्टोजन डैमेज होता है तो ये क्या करेगी? रीगेन इट्स फिजियोलॉजिकल एक्टिव एंड डिवीजन पावर, एक्टिविटी एंड डिवीजन पावर एंड फॉर्म, क्या बनाएगा? रूट कैप। ये कब होगा? जब कैलिप्टोजन जो है डैमेज कर जाए। तो क्विसेंट जोन का मतलब समझ में आया कि क्विसेंट जोन में कैसी सेल्स प्रेजेंट हैं? इनएक्टिव सेल्स प्रेजेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कैलिप्टोजन है ये किस टाइप की सेल्स हैं? दीज आर द परमानेंट सेल्स और दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स? मेरिस्ट, वो ऐसे ही रूट कैप बना रहा है, ठीक है, दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। पर ये सिर्फ किसके केस में होगा? मोनोकॉट के केस में। डाइकॉट के केस में कौन काम करेगा? ये वाला डर्मेटोजन करेगा। जब जो है क्या कहते हैं, जब ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिस्कवर किया गया, जब ये मेरिस्टेमेटिक एंड एपिकल टिश्यू के बारे में, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में बात की जा रही थी, लिखने में ध्यान लगा लो, चलो लगाओ, लिख लो, फिर बताऊंगा स्टोरी। कितने घंटे पढ़ते हो दिन में टोटल? घर जाके, यहाँ नहीं, ये तो क्लासेस है। घर जाके कितने घंटे पढ़ते हो? पेपर्स पढ़ लेते हो? अच्छा, तो गैप नहीं क्रिएट हो रहा है टीचर और तुम्हारे बीच में? मतलब कि जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या तुम उसको कंप्लीटली कवर कर पा रहे हो? क्रिएट होना भी नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए सिर के बल खड़े हो जाना पड़े, नींद आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस मोमेंट पे गैप क्रिएट करना स्टार्ट हो गया ना, आगे चल के थोड़ा बहुत होगा, बट उतना थोड़ा टाइम मिल जाएगा लास्ट में। बट अगर ये बहुत हो गया तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी हालत में सीरियस
मतलब आपको इस तरह से अपने आप को मैनेज करना है कि आपका गैप ना क्रिएट हो, चाहे भले ही आप एक चैप्टर से, मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप भले ही कम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइप क्वेश्चंस उठाए हो, बायो से भी कुछ कम उठाए हो, पर थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस, मतलब एक मिक्सचर, एक वो बना होना चाहिए आइडियल कंडीशन। जब रिवीजन करने का टाइम मिलता है तो रिवीजन कर लिया, टेस्ट हुआ तो थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लिया, बट गैप क्रिएट होने से बहुत दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो मैं स्टोरी क्या बता रहा था कि जब ये सब चीजें, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही पता चल गया है ये, ठीक है, और ना ही सबका प्रैक्टिकल एविडेंस है। अब ये किस तरह से बन रहा है इसका कोई एविडेंस नहीं है, ये तो हाइपोथेसिस होगी। तो हाइपोथेसिस ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? थियोरी में, ठीक है, हाइपोथेसिस थियोरी, फिर थियोरी को अगर वैलिडेट हुई तो वो जो है क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब सब रिसर्च हो रहा था तो उस दौरान जो है कई सारी थ्योरी आई इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो 3 थ्योरी बड़ी पॉपुलर है, उसमें से है एक एपिकल सेल थियोरी। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान, मतलब जो है ना, सुन लेना है, लिखना नहीं है। एक आई एपिकल सेल थियोरी, दूसरी आई आपकी हिस्टोजन थियोरी, और तीसरी आई आपकी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, ट्यूनिका कार्पस थियोरी। ये 3 थियोरीज आई इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि जो प्लांट का रूट एंड शूट एपेक्स है उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है, किस तरह से वो मेरिस्टेम्स बन रहे हैं, किस तरह से मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बन रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चूंकि कोई एक प्लांट तो था नहीं, पूरा का पूरा प्लांट किंगडम था, कहां से, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, ठीक है। तो एल्गी में जो लोअर एल्गी थे उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, उसमें एक ही सेल थी, ठीक है, सिंगल एपिकल सेल से उनका पूरा का पूरा बॉडी बन जाता, ठीक है। तो एपिकल सेल थियरी कहती ही वही है कि जो 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 है क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से, एक सिंगल एपिकल से पूरा बन जाए, वो एपिकल सेल थियरी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब उसमें कुछ कुछ आपके हैं, जैसे उस थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाते हैं कौन कौन से आपके एल्गी, आपके कुछ ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जहां पे ये माना जाता है कि एक एपिकल सेल से पूरा का पूरा प्लांट बॉडी बन जाता है, ठीक है। बट जैसे ही आप टेरिडोफाइट्स, हायर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में आओगे तो यहाँ पे कई सारी एपिकल सेल्स, ठीक है, बहुत सारी एपिकल सेल्स हैं जहां से पूरा का पूरा प्लांट बॉडी बनता है। तो फिर वो एपिकल सेल थियरी से एक्सप्लेन हुआ नहीं। फिर आई दूसरी थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग कई सारी एपिकल सेल्स थी जिन्होंने डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट हो गई। तो जो हिस्टोजन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बेसिकली 3 लेयर्स बनी, ठीक है। 3 लेयर्स में कौन सी बनी? एक डर्मेटोजन बना, नाम देखो वहां पे लिया था मैंने, ठीक है, डर्मेटोजन। दूसरा बना लेयर पेरीब्लेम, और तीसरा जो सेंट्रल सिलेंड्रिकल बना रहा है वो प्लीरोम, ठीक है, पेरीब्लेम। पेरीब्लेम आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन बनाएगा, इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स वाला। प्लीरोम वाला अपना सेंट्रल सिलेंड्रिकल वाला जो है, जिसमें वेस्कुलर बंडल, मेडुला, पिथरी सब आते हैं, वो बनाएगा। और ये क्या बनाएगा? बाहर वाला एपिडर्मिस वाला पार्ट, ठीक है, बाहर का पार्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये 3 इनको बोलते हैं हिस्टोजन। ये क्या है? 3 हिस्टोजन, 3 डिफरेंट हिस्टोजन है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोजन थियरी है ये सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर पाई? रूट एपेक्स के फॉर्मेशन को। ये सूट एपेक्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि इस तरह के 3 डिस्टिंक्ट जोन आपको सूट एपेक्स में नहीं दिखते, ठीक है। सूट एपेक्स में इस तरह के डिफरेंट जोन्स नहीं दिखते। तो ध्यान में रखना, मेरा बताने का वजह ये था कि मोनोकॉट्स के केस में एक और हिस्टोजन डेवलप हुआ, वो कौन सा था? कैलेप्ट्रोजन। मोनोकॉट के केस में एक और हिस्टोजन डेवलप हुआ, दैट इज द कैलेप्ट्रोजन, ठीक है। और कैलेप्ट्रोजन से वहां पे रूट कैप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जबकि डाइकॉट के केस में जो आपका डर्मेटोजन है, उसी से क्या हो जाता है? रूट कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे कभी अगर हायर क्लासेस में जाओगे, एमबीबीएस नहीं बन पाएगा, सिंपल ग्रेजुएशन करना पड़ा, तो ये काम आए।
और अगर बन गए तो फिर आपको पता ही है कि जरूरत नहीं है उस चीज की। इसी वजह से मैंने उसको, क्योंकि ना ही आपके एग्जाम में वो आने वाला है और ना ही आपके एमबीबीएस में अगर हो गए तो उधर ये बहुत ज्यादा इसका मतलब तभी है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये जो चीज मैंने बताई बच्चे आपके टीचर नहीं बताते, मैं अभी बता दूं, जो प्रोफेसर बैठा वो नहीं बताता है। पूरी की पूरी एनाटॉमी और पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी को प्रैक्टिकल बेस समझाने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकल का लेक्चर नहीं देते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल का लेक्चर, उनको ये लगता है कि ये सब तो बच्चा 12th में पढ़ के आया है, 11th 12th में, और वो वहां पे नहीं देता है, तो वो ये सब पार्ट रह जाता, मिसिंग रह जाता बाद में। फिर जब बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अगर यूपीएससी वगैरह में बॉटनी लेता है, उसको लगता है अच्छा ये भी था क्या। ठीक है, या कभी इंटरव्यू के लिए चला गया पैनल में, अब तुम प्रोफेसर बनने जा रहे हो, इंटरव्यू पैनल में पहुंचे हो तो पूछेगा तो यही सब, तो फिर उसको पढ़ना पड़ता है सारी चीजें कि ये थेरीज कैसे आई, किसने दिया और किस तरह से बेसिकली डेवलप हुई। ठीक है, तो अगर एमबीबीएस वाले फील्ड में हो तो जरूरत नहीं है। बस हाँ, मैंने बता दिया है तो एक चीज श्योर है कि अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो ये आपके दिमाग में पड़ी रहेगी। चलो, तीसरा है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, वो सूट एपेक्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ट्यूनिका, दूसरा होता है कार्पस। ट्यूनिका जो है क्या कहते हैं, बाहर वाला एपिडर्मिस बनाता है, और कार्पस अंदर वाला जितना भी पार्ट है इंक्लूडिंग कॉर्टेक्स सब कुछ बनाता है वो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम रूट एपेक्स में हमको जितनी चीजें बता दी, जो मैंने लिखाई है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे डाइकॉट में जो रूट कैप का फॉर्मेशन दैट विल बी अकर्स वाया डर्मेटोजन। ठीक है, क्विसेंट सेंटर को ध्यान में रखना है एक बार कि क्विसेंट सेंटर बेसिकली जोन ऑफ इनएक्टिव सेल्स है। ठीक है, जो अगर क्लेप्टोजन डैमेज करता है तो उस समय फिर क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है और रूट कैप फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सूट एपिकल मेरिस्टेम, या आप सीधे सूट एपेक्स भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो सूट एपेक्स ने आपने देखा ही होगा, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप अपने एनसीईआरटी में पिक्चर देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपका थोड़ा डिफरेंट बनवाया हुआ है। मेरी तरफ कंसंट्रेट करोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए और मेरी सेहत के लिए भी। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको सर्कुलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे जो सेल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कौन सी सेल्स हैं? दीज आर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम्स है। ठीक है, तो आप इनको मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, सूट एपिकल। बच्चे ये ऑनलाइन ब्लू कलर नजर आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा है। मेरे पास एक्चुअली ऑप्शन बहुत कम है, रेड यूज करूंगा तब भी नहीं दिखेगा। सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जितने भी हैं, ये क्या है? लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, ये लीफ प्राइमोर्डिया। यहाँ पे ये जहां से भी लीफ एराइज हो रही है, या लीफ का जो एक्सेल है यहाँ पे, ये ठीक है, ये क्या है?
दिस इज द एक्सिलरी बड। मैंने पहले ही बता रखा कहां पे प्रेजेंट होती है, एक्सिल टू लीफ, एक्सिलरी बड। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ अंदर सप्लाई करने के लिए इस तरह से वेस्कुलर सिलेंडर प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंट पिक्चर बना हुआ है वेस्कुलर सिलेंडर। तो एक बार उस पिक्चर को भी देखना। वेस्कुलर सप्लाई है या वेस्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है। तो ध्यान दो कि जैसे ही जो है क्या कहते हैं ये वाला पार्ट बना है, ठीक है, इसमें आगे फिर से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, एपिकल ग्रोथ होगी, और इस तरह की बट फिर से बनेंगी और लीव्स इस तरह से एराइज होती चली जाएंगी। मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, लीव्स अपना एराइज होते जाएंगे। अगर आप जो है ना एक छोटा सा प्लांट देखोगे, ठीक है, जाके देखना, उसमें इस तरह से होंगे, तो जो उसका टिप होगा उस टिप में इस तरह से आपको निकलती नजर आएंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ पार्ट्स आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक है, इन्हीं से लीव्स एराइज होती है। तो यही क्या है, यही तो है सूट एपिकल एपेक्स, सूट एपेक्स, ठीक है, या सूट एपिकल मेरिस्टेम इसी के अंदर तो प्रेजेंट है। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये जो लेयर्स मैंने बनाई है, ये वाली लेयर, ये इसके इसके जस्ट नीचे आपका कौन सा स्टेम, वो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, जो एम्ब्रायनिक स्टेज पे है वो प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम के नीचे वाली जो होंगी वो क्या होंगी, सूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहां से सूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होगा कि ग्रोथ होती जाएगी सूट की, नई नई लीव्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, और कुछ एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखो कि एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होता कैसे है। आपको अगर 12th वाले पार्ट में थोड़ा सा याद होगा, पहले ही चैप्टर तो था शायद, ठीक है, कि वहां पे किस तरह से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो दो टाइप की ग्रोथ दिखाई गई होगी। एक में क्या है कि एक सेल है डिवाइड की, डिवाइड करके कितनी बनाई, दो सेल। दो सेल में से एक सेल किस में चेंज हो जाएगी, परमानेंट टिश्यू में, और दूसरी सेल किस में चेंज हो जाएगी, मतलब मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी, डिवीजन कैपेसिटी लॉस नहीं करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। तो इस तरह की ग्रोथ में क्या होगा, यहाँ पे देखो वैसे ही होने वाला है कि सपोज कर लो ये क्या है, सूट एपेक्स है। सूट एपेक्स में बहुत ढेर सारी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, इधर इधर मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये जब सेल क्या करेंगी, सपोज कर लो ये सेल जो है डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड करने के दौरान क्या हुआ कि इन्होंने एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनाई और दूसरी क्या बनाई, परमानेंट सेल बनाई। ठीक है, तो इस तरह करके नीचे की तरफ परमानेंट सेल बनती चली जाएंगी, और ये जो एपेक्स पार्ट है वो ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो तो एक लोकलाइज्ड रीजन है ना, ठीक है, तो वहां पे जो सेल्स हैं वो बनती चली जाएंगी, तो परमानेंट सेल को क्या करेगा, वो पीछे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और अपना खुद आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, इसी दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ सेल्स, ठीक है, इन परमानेंट टिश्यूज के बीच पे क्या हो जाती है, छूट जाती है। मेरिस्टेम्स की कुछ सेल्स, ये जो परमानेंट टिश्यू है इन्हीं के बीच में क्या है, छूट जाती है, और वो बनाती है एक्सिलरी बड। ठीक है, और उन एक्सिलरी बड से क्या डेवलप होता है, ब्रांच ऑफ द स्टेम। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रांच है स्टेम की वो किससे डेवलप होती है, तो वो एक्सिलरी बड से डेवलप होती है। एक्सिलरी बड में क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मैं पहले भी लिखा चुका हूं कि बड जो है क्या होती है, कंडेंस्ड एम्ब्रायनिक सूट। ठीक है, कंडेंस्ड एम्ब्रायनिक सूट है। तो इस तरह से बेसिकली जो है आपकी ऑक्सिलरी बड डेवलप होती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने बड़े आराम से लिखा हुआ है उस चीज को कि सम सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, ड्यूरिंग द elongation ऑफ स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द एक्सिलरी बड। चलो फिर लिख लेते हैं।
नहीं, ये तो समझाने के लिए था, मैं बता दूंगा बच्चे जो चीज बनाना। तो यहाँ पे बस एक चीज लिख दो इस जगह पे कि प्रेजेंट एट, लिखा चुका हूं मैं, सूट एपेक्स। ठीक है, सूट एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। लीफ प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन कैसे, इससे ये स्टेटमेंट भी लिख दो कि जो लीफ है या लीफ प्राइमोर्डिया दोनों सेम चीज है। ठीक है बच्चे, प्राइमोर्डिया का मतलब है कि प्रिलिमिनरी लीफ, सबसे पहली जो लीफ बनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लीफ के इस तरह से जो निकल रहे हैं इनको क्या बोलते हो, लीफ प्राइमोर्डिया। तो लीफ प्राइमोर्डिया ओरिजिनेट्स या डेवलप्स फ्रॉम एपिकल या सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम, तो कंफ्यूजन कोई मत रखना, ये सूट एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख दो, ड्यूरिंग द एलोंगेशन ऑफ सूट। ठीक है, सूट के एलोंगेशन के दौरान सम सेल्स ऑफ एपिकल या सूट एपिकल मेरिस्टेम left behind and constitute axillary bud, and the axillary bud form branch of stem। तो कई सारे क्वेश्चन इससे आपसे क्लियर हो गए कि जो एक्सिलरी बड है वो बनी कैसे और उससे बनता क्या है। एक और चीज लिख सकते हो, फॉर्म ब्रांच ऑफ स्टेम और, हाँ बच्चे, कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, बिहाइंड एंड कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट नहीं जानते हो, केमिस्ट्री में तो खूब अच्छे से पढ़ाया गया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री में रहता है कि नहीं, कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। तो फिर कितना टाइम हुआ, खत्म नहीं हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है बाहर अंधेरा हो गया है, क्या है वेस्ट बंगाल का हिसाब किताब। 5 बजता है, 5 भी नहीं बजा होता, 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। मेरे यहाँ तो 5:30, अभी भी 5:30 बजे से पहले नहीं होता है, अभी भी स्टिल यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है। बस एक ही चीज यहाँ ठीक है, थोड़ा ठंडी कम पड़ती है, बाकी गर्मी तो ठीक ठाक पड़ जाती है। गर्मी में सेटिंग प्रॉपर होती है यहाँ पे। एक घंटा तो हो गया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। 4:16 हो गया है और कह रहा बहुत टाइम है, कौन बोला था? अच्छा, मतलब तुम खुद ही पेशेंस लूज किए बैठे हुए हो कि ना खत्म होने वाला है आज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सूट, ये चीजें हमने देख ली। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट हमने देख लिया है। एपिकल मेरिस्टेम से इससे ज्यादा चीजें कुछ नहीं आने वाली है। ठीक है, ये एक्सिलरी बड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जब सूट का एलोंगेशन हो रहा होता है तो उससे कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यहाँ सम सेल्स ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, छूट जाती हैं एंड क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड, और उससे ब्रांच ऑफ स्टेम और फ्लावर बन सकता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब इससे हम चलेंगे इंटरकलरी मेरिस्टेम की तरफ। चलो, मैं क्या सोच रहा था और अभी मैं यही इंटरकलरी मेरिस्टेम में अटका हुआ हूँ। इंटरकलरी मेरिस्टेम,
ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे 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 जो है क्या कहते हैं, प्रोसेस सेम है। जैसे एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन हुआ, ऑलमोस्ट कुछ वैसे ही फॉर्मेशन इसका भी होता है। किसका? इंटरकॉलरी मेरिस्टेम। कि मतलब जब एपेक्स की ग्रोथ हो रही थी तो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेसिकली मैच्योर टिश्यू के बीच में फंस गए। ठीक है, और समय आने पे उन्होंने अपना काम दिखाया। ठीक है, तो ये सब में नहीं प्रेजेंट होते हैं इंटरकॉलरी मेरिस्टेम, कुछ में प्रेजेंट होते हैं, कुछ मोनोकॉट्स में लाइक ग्रासेस पे। ठीक है, तो उनमें हेल्प किस चीज में करती हैं? ठीक है, रिजनरेट करती हैं द पार्ट्स ग्रेज्ड बाय द हर्बीवोर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिख दो कि इंटरकॉलरी मेरिस्टेम, आपका एनसीईआरटी बस इतना ही लिखता है कि प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू। ठीक है, जो इंटरकॉलरी मेरिस्टेम है वो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दो, फाउंड ओनली इन some plants such as grasses। ठीक है, ग्रासेस पे लोकेशन की अगर आप बात करोगे तो आप ये बोल सकते हो बेस बिटवीन, नहीं इस तरह से मत लिखो, लिखो बेस ऑफ नोड या बेस ऑफ इंटरनोड, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जो पेट्योल है लीफ का, वहां पे भी पाया जाता है। यहाँ पे वो वाला पॉइंट जरूर मेंशन कर दो, ग्रासेस यहीं पे मेंशन करना। ठीक है, प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट मत लिखो, रीजनरेट, रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर। सही है, बाकी सारा कुछ लिखा दिया मैंने। सम प्लांट्स ओनली लिखा दिया ना, प्रेजेंट इन, कहाँ लिखा है मैंने सम प्लांट्स? अच्छा, ओनली इन सम प्लांट। ठीक है, रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय हर्बीवोर्स। अगर यहाँ ग्रासेस पे जैसे आप लिख सकते हो क्या, जैसे दूब ग्रास है आपका, बैम्बू भी किस कैटेगरी में आता है? ग्रासेस पे। ठीक है, बैम्बू प्लांट। आपके एनसीईआरटी में इसके रिगार्डिंग कुछ दिया हुआ है? बैम्बू प्लांट के रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है? यहाँ नहीं दिया हो, कहीं और जगह पे दिया है, इस चैप्टर में नहीं है। 12th में क्या पढ़ा है? पूरे 2 साल मस्ती की होगा कोरोना के नाम पे। हाँ, they just flower once in their whole life. Actually, these are the perennial plants which are monocarpic. Monocarpic plant कैसे होते हैं? Which flower only once in their life. Polycarpic plant बार बार। ठीक है, तो पेरिनियल प्लांट कौन से होते हैं जिनकी लाइफ कई साल की होती है? ठीक है, तो जनरली पेरिनियल प्लांट्स आपके कैसे होते हैं? पॉलीकार्पिक, मतलब उनमें फ्लावरिंग कई बार होती है। पर ये बैम्बू क्या है, इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होती है, और जैसे ही फ्लावरिंग होती है, रिप्रोडक्शन वाला कंप्लीट हुआ पार्ट, तो इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ तो बैम्बू काफी ग्रो होता है, तो मेरे यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर उसमें फ्लावरिंग हो गई बैम्बू प्लांट पे तो वो अशुभ होता है, बोलते हैं ना। उसका रीजन ही यही है। अच्छा, एक बार वो फ्लावरिंग हो गई, ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो गई तो लकड़ी, लकड़ी भी तो खराब होने लगेगी ना फिर धीरे धीरे करके, इस वजह से। इसीलिए बोलते हैं कि उसके बाद उसको कटवा ही देते हैं। ठीक है, बिना साइंटिफिक
उसके एक्चुअली लोग कोई फॉलो नहीं करता था ना चीजों को, तो उसको ना उससे जोड़ दो, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ दो, सारे फॉलो करने लगेंगे। तुमको पता है एक एक ना हिंदू रिलीजन में एक पर्टिकुलर कोई वो होता है, मैं नाम भूल गया, तो उसमें क्या होता है, खीर को रात में छोड़ दिया जाता है और सुबह के टाइम पे, रात में खुले आसमान पे छोड़ दिया जाता है और सुबह के टाइम पे उसको एज ए प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, तो ये एज ए ट्रेडिशन था, पर एक्चुअली जानते हो क्या था, ये एक इम्यूनाइजेशन प्लांट था, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का। क्यों? क्योंकि खीर में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीमली न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। ठीक है, तो जब आप उसको रात भर छोड़ के रखोगे तो उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया या जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। एंड उसको सुबह प्रसाद के फॉर्म में लेना मतलब बहुत कम लेना है। तो उससे क्या है, वो जब आपके बॉडी में वो कम जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर जो है ना एंटीबॉडी वगैरह उसमें डेवलप हो जाएंगे। तो वो उस पर्पज से था, पर अगर उसको इस तरह से खिलाया जाता तो लोग मानते ही नहीं। ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि सारे लोग फॉलो करें उसको। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम में आपके दो ही तीन क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर द मेरिस्टेम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। ठीक है, एंड दीज आर नॉट ओनली नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, दीज आर फाउंड ओनली इन सम प्लांट्स like grasses where they regenerate the part removed by the herbivores. Okay, एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा ही दिया है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट खत्म हो गया, लेटरल मेरिस्टेम पे आते हैं। अब देखो मैंने ले लिया है मार्कर, बच्चे वहां पे बोल रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मेरी मेहनत पूरा हो गई। लेटरल मेरिस्टेम, तो जो लेटरल मेरिस्टेम है दिस इज आल्सो नोन एज, बताओ, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं। ठीक है, इसको सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन कहाँ पे है, एपेक्स में। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ध्यान में रखना, बिटवीन मैच्योर टिश्यू। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं दे आर लोकेटेड बिटवीन, आल्सो बिटवीन मैच्योर टिश्यू या परमानेंट टिश्यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो लेटरल मेरिस्टेम्स है ये भी आपके कहाँ पे लोकेटेड होंगे, बिटवीन परमानेंट टिश्यू। ठीक है, या इस तरह से लिखो, डेवलप फ्रॉम, मुझे पूरा ही लिख लो कि some cells of permanent tissue regain the capacity of division, the capacity of division and become meristematic form lateral meristem। लेटरल मेरिस्टेम, अच्छा लेटरल नाम से ही है क्योंकि लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट लेटरल या लेटरल इन पोजीशन। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, सपोज कर लो स्टेम देख रहे हो, ठीक है, तो स्टेम का आप कौन सा सेक्शन काट दो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटोगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा लंबा सेक्शन काट दो। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे आपको क्या देखने को नजर आएगा, इस तरह से लेटरल पोजीशन पे आपको कुछ
मेरिस्टम्स नजर आएंगे, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो, लैटरल मेरिस्टम। और ज्यादातर लैटरल मेरिस्टम्स जो है सेकेंडरी ओरिजिन में होते हैं, ठीक है, इनकी ओरिजिन कैसी होती है, सेकेंडरी, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि कैसे होते हैं, प्राइमरी इन ओरिजिन, ओके, ठीक है। अगर मैं इसको आपको टीएस में दिखाऊं, यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन में मैं दिखाऊं, तो ट्रांसफर सेक्शन में ये पूरा इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह से। बच्चे मैं क्या करूं अब इसके लिए, इसका कलर ही इतना डिम आ रहा है, दिख रहा है बच्चे आपको? नहीं, ऑनलाइन। हाँ सर। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा वहां, ठीक है। तो दिस इज आल्सो अ, ये ट्रांसफर सेक्शन है, और ये कैसा सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एलएस एंड टीएस। इस चैप्टर में तुमको मैं एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ट्रांसफर सेक्शन से, मतलब जब आगे आप कौन सा देखोगे, टीएस ऑफ रूट, टीएस ऑफ स्टेम, मोनोकॉट, डाइकॉट, सब उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन बनता ही वहीं से। तो जो लेटरल मेरिस्टम्स है वो लेटरल इन पोजीशन है, उस चीज को मैंने दिखाने के लिए आपको ये पिक्चर दिखा दिया, ठीक है, लेटरल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख दो कि मोस्टली दे आर सेकेंडरी ओरिजिन, ओरिजिन में कैसे है ये, सेकेंडरी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, तो लिखा देता हूं, जो लेटरल मेरिस्टेम है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो लेटरल मेरिस्टेम है तो इसमें प्राइमरी ओरिजिन भी, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल बताओ मुझे, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, एक होता है मार्जिनल, पर वो आपके सिलेबस के बाहर का पार्ट है, मार्जिनल कैम्बियम, ठीक है। इंट्रा फैसिकुलर याद रखना, और इसमें तो आपको मैंने बहुत सारे अभी लिखा ही थे, मतलब इंटर फैसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम, और आप बताओ, पेरिडम का नाम सुना, पेरिडम में मैं कहाँ लिखूं, नीचे लिखूं, चलो चलो, ठीक है। तो आपका जो लेटरल मेरिस्टेम है, आपको प्राइमरी मतलब, पर ये ध्यान रखना कि मोस्टली क्या होगा, ज्यादातर टिश्यू आपको मेरिस्टेम्स कैसे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी ओरिजिन के। तो लेटरल मेरिस्टेम भी हमारी तरफ से यहाँ पे फिनिश है। फिलोजन टिश्यू है वो कैम्बियम, उसके एक तरफ क्या है, फेलोडर्म है, और दूसरी तरफ क्या है, पेरिडर्म। तो पूरे को मिला के बोलते हैं, पूरा उस सबको। फिल्लम है और एक तरफ फिलोडर्म है, एक तरफ फिल्लम है, एक तरफ, मैं बताऊंगा अभी से, क्यों मेरे दिमाग को बोझ दे रहे हो, ऑलरेडी बेचारा एनर्जी लेस स्टेज पे है वो।
तो हम अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने सारे फिनिश कर लिए। ध्यान में रखना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दो टाइप से मैंने क्लासिफाई कराया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एपिकल, इंटरकलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम्स। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू की तरफ। परमानेंट टिश्यू, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि परमानेंट टिश्यू आर दोस टिश्यू व्हिच लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कैपेसिटी इनमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोल दूं या लिख ही दो, ठीक है, लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक अगर आप परमानेंट टिश्यू की देखेंगे तो द सेल्स में बी लिविंग और डेड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑलवेज क्या होंगी? लिविंग होंगी। द सेल्स में बी लिविंग और डेड। सेल वॉल जो है मे बी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन ओरिजिन। तीनों टाइप की हो सकती है। या आप ये बोल सकते हो कि सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, व्हाटएवर द डिपोजिशन हो सकता है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, वैक्यूल्स कैसी होगी? लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी। बाकी आगे देख लेंगे। अब परमानेंट टिश्यू को हम क्लासिफाई करते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। दो कैटेगरी में परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई करेंगे, एक आपके जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दूसरे ठीक है। एक और लिख लो, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परमानेंट सेल्स हैं दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कैसे होंगे? स्पेशलाइज्ड होंगे। ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। एक और चीज भी लिख सकते हो बट नहीं लिखो तो अच्छा है, क्योंकि हमने ये पॉइंट लिख ही दिया है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन करते हैं इसका हम। तो परमानेंट टिश्यू हमारे दो कैटेगरी में हो जाएंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, सिमिलर टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जबकि परमानेंट कॉम्प्लेक्स में आपके कई टाइप के, ठीक है, मिलेंगे। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हेडिंग ये बना लो अब, सिंपल परमानेंट टिश्यू, या रहने दो यार, रहने दो, सॉरी। सिंपल परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे लिख दो मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, सेम काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, एक ही टाइप के अगर सेल से मिलके बने तो उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इनमें आपको कितने टाइप के टिश्यूज देखने को मिल जाएंगे? 3 टाइप्स के। पहला कैटेगरी है पेरेनकाइमा,
तो ये आपके जो 3 टिश्यूज हैं ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएंगे। यहां पे लिख दो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यहां पे आपको मिल जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम से क्या बनता है? वेस्कुलर टिश्यू बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल पेरेन्काइमा टिश्यू में हेडिंग डाल दो, लिख दो पहले, सबसे पहले लिख दो सिंपल पेरेन्काइमा टिश्यू। क्या लिख दिया मैंने? सिंपल। परमानेंट लिखना चाहिए था, पेरेन्काइमा लिख दिया मैंने। आप लोगों ने भी लिख दिया होगा। नहीं, मुझे लगा मच्छी का स्थान है मच्छिका। समझ पाए कि नहीं? मक्खी की जगह पे मक्खी। एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा होता था, वो अपनी नोट्स लिखा। नोट्स लिखने के बाद जब बंद कर रहा होगा तो मक्खी आ गई होगी उसके अंदर, तो मर गई हो। तो एक बच्चा उससे मांग के लेके गया, उसको कॉपी करना रहा होगा। जब लिख विख लिया तो देखा यहाँ तो मक्खी पड़ी हुई है, तो उसने एक मक्खी पकड़ी और उसको चिपका दिया उसी के अंदर। तो उसी को बोलते हैं मच्छी का स्थान है मच्छी का। रेस्ट ले लूं क्या? बीच में लिया तो था, बताया नहीं ना, आज बोला नहीं। जो होशियार टीचर होते हैं ऐसे ही करते हैं, वो उलझा के रखते हैं, बच्चे को नहीं पता होने देते हैं कि मैं आराम कर रहा हूं। चलो, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा। तुमने बोला है तो मैं रेस्ट ले लेता हूँ। 19 मिनट तो बचा है। क्या मैं बोलने जा रहा था? विराट कोहली स्टेप डाउन एज कैप्टन। इंडियन ओडीआई कैप्टन, सही कह रहे हो। तो हमको क्या पढ़ना है? मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का। चलो बच्चे आ जाओ, खत्म करते हैं। यहाँ पे बच्चे सिंपल परमानेंट टिश्यू में जहां पे ये लिखा है ना मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे वैसे लिखा तो चुका था मैं एक बार। यूजुअली परफॉर्म सेम फंक्शन। टिश्यू जैसे भी आएगा तो इसका मतलब उसकी ओरिजिन हर हाल पे सेम है। अच्छा ये बताओ, 2 चीजों के बारे में तो मैंने डिस्कस किया, ओरिजिन के बारे में और फंक्शन के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? हाँ, तो ध्यान में रखना कि टिश्यूज के स्ट्रक्चर की बात करें, ओरिजिन हर हाल पे सेम होगी, बट स्ट्रक्चर आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। चलो, पेरेन्काइमा की बात करते हैं। तो जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट सेल, या सेल्स ही कर दो, ठीक है। इनको आप यूनिवर्सल प्लांट सेल भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल प्लांट सेल्स।
ठीक है। अब लिखो यहाँ पे कि फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ, क्या लिखूं बताओ? फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू का जो सबसे मेजर पार्ट बनता है वो कौन बनाता है? पेरेन्काइमा बनाता है। दे हैव लार्ज, बताओ, सेंट्रल, अच्छा अगर सेंट्रल प्लेस को ये ले लेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ पे जाएगा? कोने पे, मतलब सुधरता रहे तो कोने में बैठ के। ठीक है, मतलब ये सपोज कर लो प्लांट सेल है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लियस कहीं यहाँ पे कोने पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। क्या हो गया? कमर में दर्द हो गया क्या? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। सेल वॉल इज, या सिर्फ इस तरह से लिखो, प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल is present, which is thin and cellulosic। ठीक है, क्योंकि ये जो सेल्स है, these cells are living cells, ये लिविंग सेल्स हैं। और बच्चे लिविंग जो सेल्स होगी उसमें जो है जो सेल वॉल होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? प्राइमरी होगी। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल से जैसे ही थिकनिंग प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगा? इनके बीच में जो इंटर कम्युनिकेशन है बिटवीन सेल्स वो बंद कर देगा। इंटर कम्युनिकेशन बंद होगा तो इनके बीच में जो सबस्टेंसेस का आना जाना है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और ये डेथ हो जाएगी। जब तक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होगा तब तक जो है क्या कहते हैं, सेल सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान में रखना कि दीज आर द लिविंग सेल्स। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है वो थिन होगी, सेलुलोजिक होगी। ठीक है, दे हैव लार्ज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन विद नेबरिंग सेल्स। प्लाज्मोडेस्मेटा जो कनेक्शन है वो प्लांट सेल के बीच में प्रेजेंट होता है कि एनिमल सेल के बीच? They have large plasmodesmatal connection between neighboring cells. Neighboring cells. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। एक तो सेल वॉल वाला, दूसरा वैक्यूल वाला। ठीक है, और ये भी मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू बनाती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था दिमाग में, अभी स्किप हुआ है। लार्ज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स। कोई डाउट है क्या किसी को? चलो, एक पॉइंट और ले लीजिए। दे आर आइसो डायमेट्रिक, मतलब समझते हो? ऑलमोस्ट जो डायमीटर है, डायमीटर बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, दे में भी स्फेरिकल, स्फेरिकल हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, ऑलमोस्ट आपकी
स्क्वायरिश हो सकती हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, ठीक है, बट जो डायमीटर जो वो होगा डायमीटर होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सबका सेम होगा, ठीक है, दे आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप। चलो कुछ लोकेशन देखो कहां पे प्रेजेंट होंगी, बताओ, तुम ही बताओ कहां कहां पे लोकेशन हो सकती है। कॉर्टेक्स ऑफ द, कॉर्टेक्स किसका बना होता है, लोकेशन ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। जो पेरेन्काइमा टिश्यू है उसको लोकेशन में देखो इन प्लांट्स। जो कॉर्टेक्स टिश्यू है उसका दैट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा। और बताओ लीव्स में जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, इन लीव्स। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिस हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी में भी वो मेंशन है, the intercellular space may be absent और, ठीक है, absent भी हो सकता है और present भी हो सकता है। लिविंग सेल है, ध्यान में रखना, ठीक है, तो लीव्स में भी आपको मिलेगा। लीव्स में दो टाइप के पेरेन्काइमा पाए जाते हैं, वैसे तो आगे मैं अभी करूंगा, इसको अभी यहीं पे रहने, इन कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट इन लीव्स। अच्छा फंक्शन के रिस्पेक्ट की बात करो आप, फंक्शन तो जैसे क्या फंक्शन है, स्टोरेज ऑफ फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे जैसे टैनिन वगैरह, टैनिन, एक और है टैनिन, क्या क्या बोले, लेटेक्स, एक और है यार, एस से नाम है क्या, नहीं लेटेक्स उसमें आ जाएगा, चलो ठीक है आप लिख लेना, एटसेट्रा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक ऑयल्स वगैरह, ऑर्गेनिक ऑयल्स, ठीक है, ये सब यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा सिक्रीशन, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और तीसरा फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी ओपन करके बैठे हुए लग रहा है, कहां से आंसर आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑयल्स, जब सेल्स बीच की डैमेज होती है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो पिथ वाली सेल्स डैमेज होती हैं, तो उनसे, उनके डैमेज होने से कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिससे टैनिन बनता है, और एक और है उसी तरह का नाम जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। देख ही लेता हूँ, या नहीं, नोटिफिकेशन सुबेरिन, हाँ सुबेरिन भी बोल सकते, किसमें, स्क्लेराइड्स में, अरे वो चीज नहीं है, मैं बताता हूँ, आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रखा है, कौन सा चैप्टर, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में एक टेबल बनी है और वहां पे उस टेबल पे चीजें दी हुई हैं, ठीक है, चलो रहने दो, बाद में कभी आएगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अपनी बातें मत किया करो। तो स्टोरेज ऑफ फूड,
ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ऑर्गेनिक ऑयल्स, सिक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस, दीज आर द फंक्शन। अच्छा एनसीईआरटी इसको ना लिखता है सर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज ही करता है वो, समटाइम्स परमानेंट भी कर देता है, डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पे है। जाइलम वाला जो पेरेन्काइमा है वहां पे, वो भी स्पेशली कौन सा, प्राइमरी जाइलम वाला, ठीक है, वहां पे वो परमानेंट भी होता है। किसके केस में, वुडी प्लांट के केस में, तभी वो प्लांट वो पार्ट कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन लिख दिया, मॉडिफिकेशन कुछ लिख दो, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में एक टर्म आपने सुना होगा, क्लोरेनकाइमा, नॉट क्लोरेन, क्लोरेन। तो ये बेसिकली क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू विच हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं, लीफ में दो टाइप के होते हैं, यहां पे लिख दो। लीफ के अंदर एक होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा, और दूसरा होता है स्पॉन्ज। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि जो पेलिसेड पेरेन्काइमा है वहां पर जो सेल्स हैं बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस वहां पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वहां पे लूज सेल्स का अरेंजमेंट होता है, तो वहां पे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा मॉडिफिकेशन आपका एरेन्काइमा। एरेन्काइमा कहाँ पे पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है। पेरेन्काइमा फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स कंटेन, क्या रखते हैं अपने अंदर, एयर कैविटीज, एयर कैविटीज प्रोवाइड्स buoyancy टू हाइड्रोफाइट्स, या टू फ्लोट लिख दो, टू फ्लोट, ठीक है, हेल्प करते हैं इनको फ्लोट करने में। तो ये एरेन्काइमा हो गया। और कोई है, हाँ रेजेंस की तो बात कर रहा था। अब समझ में आया तुम्हें इतनी देर में कि मैं कौन से इंपॉर्टेंट चीज को, अच्छा तुमने एनसीईआरटी में जाके तो नहीं सर्च किया, कोई बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी में है, सेल उसमें बायोमोलिक्यूल्स एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे मेटाबोलाइट्स दिए हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पढ़ा करो। क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, और भी कई हैं, बट कोई मतलब नहीं है लिखाने का। ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, कोलेनकाइमा वाला हेडिंग डाल दो। और यहाँ पे एक चीज लिख दो कि दीज आर द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलेनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिविंग भी है और क्या सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चलो आज के लिए बस बच्चे इतना ही, अभी तुम लोगों को डाइट पूछना होगा। टारगेट से तो मैं बहुत दूर रह गया, टारगेट बहुत बड़ा था। हाँ पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स। लिखने में टाइम बहुत लगता है ना, सेकंड वाला बैच देखो, उससे पूछो सेकंड वाले बैच से कि स्पीड क्या होती है मेरे दूसरी लेक्चर पे।
लंच के लिए जाते हैं तो हमसे बात हमको ड्रॉप कर गए। मैं जो लेक्चर तुम्हारे यहाँ पूरा कंटिन्यूअस 2 घंटे में खत्म करता हूँ ना, इनके यहाँ करीब करीब वो 1.5 घंटे में खत्म होता है। इतना स्पीड पे होता हूँ पूरा कंटेंट। और ये लेक्चर ये अगर पूरा फ्लुएंसी पे चलता तो ये 1 घंटे 1.25 घंटे से ज्यादा का नहीं था। 1.25 घंटे का लेक्चर था। मतलब मैं जितना टारगेट लेके आया था वो खत्म हो सकता था, बट बीच बीच में थोड़े से वो आते रहते हैं ना। सर ये पर इसमें हाँ तो क्या दिक्कत? अच्छा एपी पेटलस दिखा रहा है? नहीं गलत लिखा, फिर वहाँ गलत लिखा। किसी और एनसीईआरटी में चेक करो बच्चे, एडिशन का चेंज होगा, कुछ गलत प्रिंटिंग। नया वाला एडिशन है किसी के पास जो 2021 का या 2022 का हो? 22 का तो नहीं होगा, 1 का होगा। सेम लिखा है? क्या लिखा है? टेप्लस लिखा है ना। हाँ तो क्या दिक्कत है? मैंने सोचा पेटलस बोल रहे हो। मैंने लिखाया भी है तो क्या हुआ? मैंने दोनों वर्ड यूज किए हैं। जो क्या है वेरिएंट से जो निकलते हैं दोनों वर्ड यूज किए हैं मैंने। पेटलस भी यूज, टेप्लस भी यूज किया और फिलस भी यूज किया। मुझे लगा तुम पेटलस बोल रहे हो। एक ही जैसे तो सुनाई देते हैं ना असल में। चलो फिर एक बार